अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अमजद। मुताला पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक नंबर 2 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। शहजादों, जैसा कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, रिसेंटली हमने चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक नंबर 1 को जो मुआशी मनसूबाबंदी थी, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझा और उसको आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के सामने डिलीवर किया था। और उसमें हमने देखा कि हमारे मुल्क की मसाइल कैसे बेहतर हो सकते हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जोर दें तो जिसकी वजह से ये हमारे तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो सकते हैं। शहजादों, इस वक्त जो चीज़ हम देखने के लिए जा रहे हैं, जो हमारी मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, दैट इज़ एग्रीकल्चर, ज़राअत। ज़राअत को सबसे पहले हम देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। जैसा कि हमारे पास मुआशी मनसूबाबंदी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसी तरह से हमारे पास ये ज़रई शोबा भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ज़रई शोबे के अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें पता हो कि इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है क्या। शहजादों, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, पाकिस्तान में ज़रई शोबे की अहमियत व अफादियत बयान करें। पाकिस्तान में ज़रई शोबे की अहमियत व अफादियत बयान करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक नंबर 1 को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। और मैंने पहले भी जितने आप लोगों ने टेस्ट दिए थे क्लास में, उसमें भी मैंने आप लोगों को वजाहत की थी कि हमने जब भी टेस्ट देना है तो क्वेश्चन को हमने 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहले नंबर के ऊपर हमारे पास है इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है ज़रई शोबे के नुकात, जो टॉपिक उसके नुकात। कौन से नुकात? ये वाले, ये जो हमारे पास सीक्वेंस से दिए गए हैं। तीसरे नंबर पे ज़रई शोबे के नुकात की तफसील, इन्हीं की फिर डिटेल। चौथे नंबर पे खुलासा, कंक्लूजन। शहजादों, इन 4 कैटेगरीज में क्वेश्चन जब हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक हमारे मार्क्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो रिफ्यूज़ हो जाएं। शहजादों, सबसे पहले हम इसकी डिटेल के अंदर चलते हैं। हम देखते हैं कि ज़राअत है क्या। शहजादों, ज़राअत हमारे पास एक ऐसी इकाई है जो जगह ज़्यादा लेती है लेकिन कम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है। एक बंदे के फ़र्ज़ किया कि 4 मुरब्बे हैं, 3 मुरब्बे हैं, उसमें लेबर के मैक्सिमम 30% या 35% जो है ना, मतलब ये कि एडवांटेज ले सकते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हाउस से पेट कितने लोगों के घरों का पल रहा है? वही 30 लोगों का। जो एक मालिक हो गया, बाकी 30 या 29 जो है ना उसके वर्कर्स हो गए। लेकिन उससे जो आमदन आ रही है उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? वो पूरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेज जो वहाँ 4 मुरब्बों पे काम करने वाले लोगों का है वो सिर्फ 30 लोगों का है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से रोज़गार मिलता है। ज़राअत एक ऐसी इकाई है जो जगह ज़्यादा लेती है लेकिन कम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है। वर्कर्स की रेशो कम होती है। जैसे कि सनत एक ऐसी इकाई है जो जगह कम लेती है लेकिन ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है। फ़र्ज़ किया कि एक फैक्ट्री है हमारे पास मौजूद है 1 मुरब्बे पे, ठीक हो गया, 25 एकड़ पे। अब उस फैक्ट्री के अंदर तकरीबन हमारे पास 300 से 400 लेबर की पर्सन काम करते होंगे, 500 मैक्सिमम हमारे पास लेबर्स के जो लोग हैं वो तमाम के तमाम काम करते होंगे। ज़रई शोबे में कितने वर्कर हैं? 30, और यहाँ कितने हैं? 500। तो इसी वजह से ज़राअत की हमने डेफिनेशन की कि ये एक ऐसी इकाई है जो जगह ज़्यादा लेती है लेकिन कम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है। अच्छा, उसके बाद हम सबसे पहले इसकी डिटेल को समझने के लिए जा रहे हैं। हमने तारीफ़ या इंट्रोडक्शन हमने बता दिया कि पाकिस्तान में ज़रई शोबा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर हम इसको डेवलप करें तो डेफिनेटली बात है हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। डेवलपमेंट के अंदर हमें बहुत अच्छी सोच रखनी पड़ेगी। वो मारूसी सिस्टम जो हमारा नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है कि हमने गंदम और कपास ही बोनी है, उसके अलावा हमने किसी किस्म की कोई काश्त नहीं करनी। कुछ लोगों में अब डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से मकई, ज्वार, बाजरा, मकई, चना, कपास, गन्ना, इन तमाम की तमाम चीज़ों को डेवलपमेंट के तौर पे मतलब ये कि लोग लेकर आ रहे हैं, तो इनको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। चलते हैं इस टॉपिक की डिटेल की तरफ, लेट्स गो। शहजादों, सबसे पहले मैंने इस टॉपिक को 3 हिस्सों में तकसीम किया आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। हालांकि टेक्स्ट बुक के अंदर हमारे पास मतलब जो डिटेल दी गई है वो एक ही तरह की है, लेकिन मैंने उस डिटेल को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। नंबर 1, हेडिंग सेम टेक्स्ट बुक वाली है, कोई मतलब ये कि डिफरेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए इसको 3 हिस्से बना दिए ताकि आपको चुटकियों में समझ आ जाए। पहले नंबर के ऊपर ज़राअत का फ़ायदा कि हमें एग्रीकल्चर का एडवांटेज क्या मिलता है। दूसरे नंबर पे ज़राअत की तरक्की कि एग्रीकल्चर को हम डेवलपमेंट कैसे दे सकते हैं। तीसरे नंबर पे ज़राअत के लिए इक़दाम, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कौन से ऐसे स्टेप हैं जिनको हम लें तो हमारा मतलब ये कि ये ज़राअत का जो शोबा है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़राअत का हमें फ़ायदा क्या होता है।
दोबारा देख लें, ज़राअत का फ़ायदा, ज़राअत की तरक्की, ज़राअत के लिए इक़दामात। पहले नंबर के ऊपर मैं बताने के लिए जो चीज़ जा रहा हूँ वो है ज़राअत का फ़ायदा, कि ज़राअत से हमें एडवांटेज क्या मिलता है। शहज़ादों, एडवांटेज की बात करें तो पहले नंबर पे ग़िज़ा की फराहमी, यू नो वेरी वेल, ये एडवांटेज में आ जाता है। जौ, ज्वार, बाजरा, मकई, चना, ये तमाम की तमाम चीज़ें, गन्ना वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये हमें ग़िज़ा इनसे मतलब ये कि मिलती है। हम इन तमाम की तमाम चीज़ों को अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात के तौर पे पूरा करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए पूरा करते हैं बल्कि मुल्की सतह पे भी इसकी रेशो को बढ़ाते हैं और बैरून ममालिक में बरामदात करने में भी हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र हमारे सामने पेश आती हैं। दूसरे नंबर पर नकद आवर फसलें। नकद आवर फसलें कौन सी? ऐसी फसलें जिनको हम अपने घर में स्टोर करके नहीं रख सकते, बल्कि उनको फ़ौरन से पहले मतलब ये कि नकदी तौर पर उसी वक्त मंडियों के अंदर बेचते हैं और उससे हमें उसी वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला मिल सकता है। और नकद आवर फसलों में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? कपास हो गया, गन्ना हो गया, स्टोर करें कपास को आप 1 साल के बाद वो पीली हो जाएगी। गन्ना हो गया, स्टोर करें 1 साल के बाद सूख जाएगा। ठीक हो गया। पटसन हो गई, जूट जिसको कहते हो, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा मतलब ये कि इसकी प्रोडक्शन है। ठीक हो गया। ये 3 की 3 चीज़ें जो है ना हमारे पास मतलब ये कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कपास, गन्ना और उसके अलावा जूट। ये नकद आवर फसलों के अंदर आ जाती हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज हैं। हमें इनको भी मतलब ये कि ज़राअत का फ़ायदा बता रहे हैं कि ग़िज़ा मिलती है, नकद आवर फसलें मिलती हैं जिनको बेच के हम अपनी तमाम की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। फल और मेवाजात भी मिलते हैं। हमारा मुल्क इस चीज़ में बादशाह है कि हमारे पास मतलब ये कि मौसमों के मुताबिक हर किस्म का फल पाया जाता है और टेस्ट के एतबार से दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत और फोकियत रखता है। खुश्क मेवाजात जैसा कि KPK हो गया हमारे पास, इन तमाम के तमाम एरियाज़ के अंदर मतलब ये कि पाए जाते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है। ज़राअत से हमें रोज़गार भी मिलता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा ज़राअत एक ऐसी इकाई होती है जिसमें कम लोगों को मतलब ये कि ज़्यादा जगह घेरती है और कम लोगों को एडवांटेज मिलता है। तो ज़राअत से हमें क्या मिलता है? रोज़गार भी मिलता है। कौमी आमदन में इजाफा होता है। कौमी आमदन में इजाफा से क्या मुराद है? आप कपास है, गन्ना है, आपके पास चावल है या किसी किस्म की कोई भी चीज़ है जिसको आप सेल आउट करते हो, तो सेल आउट करने के बाद गवर्नमेंट उसको एक रेट मुकर्रर करती है। फर्ज किया गंदम है हमारे पास 1600 का एक रेट मतलब ये कि मुकर्रर किया अगर गवर्नमेंट ने, तो उसको उससे ख़रीदेगी जिससे उसके पास अनाज की एक वाफिर मिकदार इकट्ठी हो जाएगी। जब ज़रूरत होगी तो वो अपने मुल्क में भी इस्तेमाल करेगी, जब ज़रूरत होगी तो बैरून मुल्क के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकती है। कौमी आमदन में इजाफा होता है, मुआशी तरक्की होती है, इकनॉमिकली हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। ज़राअत के साथ हमने देखा क्या कि ज़राअत से हमें क्या मिलता है? ज़राअत से हमें ग़िज़ा की फराहमी होती है, ज़राअत से हमें नकद आवर फसलें मिलती हैं, ज़राअत से फल और मेवाजात मिलते हैं, ज़राअत से रोज़गार मिलता है, ज़राअत से कौमी आमदन में इजाफा होता है, ज़राअत से मुआशी तरक्की होती है। दोबारा देखेंगे कि ज़राअत का फ़ायदा क्या है? ग़िज़ा मिलती है, नकद आवर फसलें मिलती हैं, फल और मेवाजात मिलता है, ज़राअत से रोज़गार मिलता है, ज़राअत से कौमी आमदन में इजाफा होता है, ज़राअत से मुआशी तरक्की होती है। अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि ज़राअत की डेवलपमेंट कैसे करें, ज़राअत को तरक्की कैसे दें। शहज़ादों, ज़राअत को तरक्की देने के लिए जो सबसे अहम प्रोसेस है वो है हमारे पास अच्छे बीजों का इस्तेमाल। अगर हमारे पास बीज पावरफुल हैं तो फिर हम उनकी काश्त करेंगे तो उससे हमें एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे बीजों का इस्तेमाल कैसे करेंगे हम में जो एक आदत है वो ये है कि हम अपनी काश्त जो है ना मतलब ये कि अपने घरों के अंदर कर लेते हैं, अपनी ज़मीनों के अंदर उस काश्त से उसी को बीज रख लेते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं। उस पर डिफरेंट किस्म के मतलब ये कि ऐसे समझ लो कि डिजीज़, बीमारियां वगैरह ये वो का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीज की जो वो पावर है ना वो नहीं रहती और जो ग्रोथ है वो लेवल कम हो जाता है। फसली बीमारियां बहुत ज़्यादा लग जाती हैं जिसकी वजह से जो है ना मतलब ये कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाए। अगर हम अच्छे बीजों को इस्तेमाल करें तो ज़राअत से हमें बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके, बेहतरीन खादों का इस्तेमाल करके, वो रिकमेंडेड तमाम की तमाम हमारे पास फर्टिलाइज़र जो हमारे पास खादें हो गई वो सारी की सारी वो जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो हमारे पास एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं जो तमाम के तमाम इन ज़मीन का पूरी निगहदाश्त करने के बाद हमें ये प्रोवाइड करते हैं। हमें अच्छी खादों का इस्तेमाल करके भी, बेहतरीन खादों का इस्तेमाल करके भी हम ज़राअत को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उनसे मुशावरत करने के बाद। आपाशी का निज़ाम को बेहतर करके, जैसे कि हमारा इरीगेशन सिस्टम 150 साल पुराना है, अब हम अपने इस इरीगेशन सिस्टम को बेहतरीन, आपाशी को बेहतर करके कैसे खाले खुदवाएं, नहरों की सफाई करवाएं, जो डैम बने हुए हैं, बैराज बने हुए हैं, उन तमाम की डेवलपमेंट करवाएं, उनकी क्लियरेंस करवाएं, उनके अंदर से मट्टी निकाल के उसकी ज़रखेज़ मट्टी को किसी डेजर्ट एरिया में डालें, उसको भी काबिल काश्त लगाएं, तो आपाशी के निज़ाम को बेहतर करके भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। उसके अलावा फसली बीमारियों से छुटकारा खा के, जैसा कि बहुत सारी मतलब ये कि बीमारियां होती हैं फसली
جو باقاعدہ طور پر ہمیں مطلب یہ کہ تباہ کر رہی ہوتی ہے ہماری فصل کو، زراعت کی فصل کو، تو اس سے بھی ہمیں مطلب یہ کہ بچ کے ہم باقاعدہ طور پر ایڈوانٹیج شدہ تو زیادہ تر پرابلم کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے ہی فصل ہماری پروسیس میں آتی ہے تو اس کے اوپر مختلف قسم کی بیماریاں، ڈیزیز وغیرہ بھی مطلب یہ کہ حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے اوپر جو اسپرے کا استعمال کر رہے ہیں ہم، وہ تمام کی تمام ہمارے پاس ناقص آتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مطلب یہ کہ کوئی ایسی پالیسی ہو جس کے تحت ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو کنٹرول کریں اور اچھی پیسٹیسائڈز کو یوز کریں تو ڈیفینیٹلی بات ہے ہماری فصل اس سے زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج دے دے گی۔ زرعی اصلاحات، زراعت کے اندر تبدیلیاں کر کے 3 بار تبدیلیاں کی گئیں، بہت امپورٹنٹ MCQs ہے، ذرا فوکس کرنا ہے۔ 1959 کے اندر جو ہمارے پاس مطلب یہ کہ 3 دفعہ تبدیلیاں کی گئیں، میں آپ کو یہاں پہ رائٹ نوٹ کروا دیتا ہوں۔ زرعی اصلاحات 1959 میں، اس کے بعد 1972 میں، اس کے بعد 1979 میں، یہ 3 زراعت کے اندر تبدیلیاں کی گئی تھی ڈیفرنٹ قسم کی، جس کے تحت مطلب یہ کہ زرعی شعبے کو ڈیولپ کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس بنائے گئے تھے، جو اب سال بائی سال تبدیلی کے ساتھ اس کو مطلب یہ کہ ریوائز کیا جاتا ہے۔ شہزادو یہ ہے زراعت کی ترقی، اچھے بیجوں کا استعمال کر کے، بہترین کھادوں کا استعمال کر کے، آبپاشی کے نظام کو بہتر کر کے، فصلی بیماریوں سے بچ کے، زرعی اصلاحات کر کے، تبدیلیاں کر کے، ڈیفرنٹ قسم کی، یہ نہیں کہ کپاس کرنا اور ہم نے مطلب یہ کہ اسی طرح سے گندم کو کاشت کرنا ہے، زمین کو تھوڑی ریسٹ دینی چاہیے، اس کے بعد اس کے اندر مطلب یہ کہ فصلوں کو کاشت کرنا چاہیے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ مطلب ایڈوانٹیج مل سکے، زمین کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے فصل کی کاشت کرنی چاہیے، موسم کے مطابق کرنی چاہیے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے پاس زرعی اصلاحات میں آ جاتی ہیں۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس زراعت کے لیے کون سے ایسے قدم اٹھائیں کہ زرعی شعبے کو ڈیولپمنٹ ہو۔ شہزادو پختہ سڑکیں بنا کے، جب ہمارا مال ٹائم پہ منڈیوں تک نہیں پہنچے گا تو ہماری فصلیں بونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم، ہمارا اریگیشن سسٹم سب سے بہترین ہوگا تبھی ہم مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ پختہ سڑکیں بنا کے بہت مین مینر کرتی ہیں۔ آپ کی ایک فصل جو تیار ہوئی پڑی ہے اور آپ کے پاس مطلب زمین پہ پڑی ہے، اگر وہ آپ کی ٹائم پہ کسی دوسری جگہ پہ یا منڈی تک یا مطلب یہ کہ جگہ فیکٹری تک نہیں پہنچ پاتی تو پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں۔ اچھا میں ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں گنے کی کاشت بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ہمیں بڑا فائدہ دے سکتی ہے، لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس راستے نہیں ہوتے اس سامان کو مطلب یہ کہ فیکٹری تک یا اس میل تک پہنچانے کے، جس کی وجہ سے ہم اس چیز سے بھی مطلب یہ کہ رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے روڈ نیٹ ورک اچھا ہو جہاں پہ ہماری زمین ہو تب بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج۔ تعلیمی سہولتیں، ایجوکیشن ہی نہیں ہے، وہی معروفی سسٹم باپ دادا نے جو ہمیں سکھایا کہ کپاس بونی ہے، گندم کی کاشت کرنی ہے، بس اسی کے اندر مطلب یہ کہ اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اگر ہم تعلیمی ایجوکیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں، ان کو بتائیں کس ٹائم کے اوپر پانی لگانا ہے، کس ٹائم کے اوپر بیج ڈالنا ہے، کس ٹائم کے اوپر جو ہے نا مطلب یہ کہ کتنے دن کے بعد پودے کو جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کے اندر سے گند یہ وہ تمام چیزوں کو کور کرنا ہے، کب اس کو سپرے کرنی ہے، کب اس کو کھاد دینی ہے، کب اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کب اس کے پکنے کا ٹائم ہوگا، کب اس کی دیکھ بھال ہوگی، تو ہم ڈیفینیٹلی بات ہے اپنی فصل سے زیادہ سے زیادہ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اگر ایجوکیشنل ہم مطلب یہ کہ فیسلٹیز تمام کے تمام پرووائڈ کر دیں۔ شہزادو سیم اور تھوڑ پر قابو پانا، ہمارے ہاں بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہے، واٹر لاگنگ اور سیلینٹی پرابلم، سیم اور تھور کا۔ اب یہ سیم اور تھور ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک پانی کی ریشو جو ہے مطلب یہ کہ شورا نما جو زمین کے اوپر ابھر آتی ہے، یا ایک وائٹ کلر کی تہ جو زمین کے اوپر مطلب یہ کہ تمام طرح سے مطلب یہ کہ پھیل جاتی ہے، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ پرابلم بنتی ہے، ہماری فصل کو اچھا نہیں ہونے دیتی۔ سیم اور تھور پہ قابو پانے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں، مطلب یہ کہ کاشت کے لیے ایسی بیج آ گئے ہیں جن کو اگر وہاں پہ کاشت کیا جائے تو اس سے جو ہے نا سیم اور تھور قابو پائی جا سکتی ہے۔ گنے کو کاشت کرنے سے بھی یہ تمام کی تمام چیزیں کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ منصوبہ بندی کی ضرورت، سب سے بڑی چیز ہے پلاننگ۔ اگر آپ کے پاس پلاننگ ہے تو آپ مطلب یہ کہ بہتر طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہو، اگر آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے تو پھر آپ کسی چیز کی مطلب یہ کہ ترقی نہیں دے سکتے۔ زرعی شعبے میں ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کی ضرورت پڑے گی، پلاننگ کی ضرورت پڑے گی کہ کس پلاننگ کے تحت آپ نے مطلب یہ کہ اپنی فصلوں کو کس وقت پانی لگانا ہے، کس وقت کھاد کا استعمال کرنا ہے۔ یہ مین اقدامات ہیں جو آپ کے لیے مطلب یہ کہ مناسب ہوں گے۔ سازگار موسم، سازگار موسم سے کیا مراد ہے کہ ہمیں اس موسم کے مطابق مطلب یہ کہ کاشت کرنی چاہیے جس موسم کی وہ فصل اہلیت رکھتی ہے۔ ہمارے موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ کپاس کی کاشت ہوتی ہے، ہم ایڈوانٹیج کے لیے، اس کے زیادہ فائدے کے لیے ہم گندم کو لیٹ کر دیتے ہیں، یا جب گندم کی کاشت ہوتی ہے تو ہم کپاس کو لیٹ کر دیتے ہیں۔ انہی چکروں کے اندر یا ہم مطلب یہ کہ ہمارے پاس سرمائے کی قلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم فصلوں کو مزید زیادہ سے زیادہ نہیں اس کو کاشت کر سکتے۔ تو یہ سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ سازگار موسم ہونا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنی فصلوں کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ ذرائع آبپاشی،
शहजादों इरिगेशन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल तो सोलर सिस्टम भी ओपन हुआ है, ट्यूबवेल के जरिए भी मतलब ये कि काश्त की जाती है, बहुत इलाकों में कारेज के जरिए भी की जाती है। नहरी निज़ाम हमारा सबसे बेहतरीन निज़ाम है जो जिसके ज़रिए हम मतलब ये कि काश्त के इस शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ज़राई आपाशी पर कंट्रोल करके हम इस सारे के सारे सिस्टम को मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। फिर आ गया हमारे पास ज़राई बैंक का क्या। ज़राई बैंक क्या होते हैं? ये आसान इक़्तिसाद के ऊपर हमें कर्जे देते हैं। शार्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर का कि ज़राई बैंक बनाने का मकसद क्या होता है? आसान इक़्तिसाद के ऊपर हमें कर्जे प्रोवाइड करते हैं। इन कर्जों के ज़रिए जो है ना मतलब ये कि किसानों को अच्छी मशीनरी, अच्छी खाद, बीज और ये तमाम की तमाम सहूलतें जो है ना हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं ज़राई बैंक बनाकर, ताकि वो तमाम लोग अपनी मतलब ये कि बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करवा सकें। हमने क्या देखा? ज़राअत के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? पुख्ता सड़कें बनाएं, तालीम की सहूलतें प्रोवाइड करें, सेम और थोर पर काबू पाएँ, मनसूबाबंदी की ज़रूरत हो, खरीफ और रबी हमें दोनों फसलों का पता हो कि हमने कपास खरीफ में बोनी है और रबी में जो है ना हमने गंदम की काश्त करनी है। साजगार मौसम, हमें बारिश और इन तमाम की तमाम चीज़ों की नोयत का पता हो या उस नोयत के मुताबिक फसलें बोएं कि उस इलाके के अंदर बारिश की रेशो क्या आती है या वहाँ पे जो है ना मतलब ये कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उसके लिए कौन सी फसल इंपॉर्टेंट होगी जो हम बोएं। ज़राए आपाशी, हमारा इरिगेशन सिस्टम, नहरी निज़ाम सबसे बेहतरीन हो। अगर वो बेहतरीन होगा तो हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ज़राई बैंक बनाएं। ज़राई बैंक के क्या के मकसद क्या है कि आसान इक़्तिसाद के ऊपर किसानों को कर्जे दें ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी डेवलपमेंट करवा सकें। शहजादों हमने क्या देखा? पहले नंबर पे डेफिनेशन, ज़राअत एक ऐसी इकाई है जो जगह ज़्यादा लेती है और कम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है, ज़राअत कहलाती है। ज़राअत के अंदर हमने तीन चीज़ें देखी। पहले नंबर पर ज़राई शोबे के नुकात को मैंने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ज़राअत का फ़ायदा, ज़राअत की तरक्की, ज़राअत के लिए इक़दामात। अब नुकात की जब मैं तफसील में गया तो तफसील में मैंने ज़राअत के फ़ायदे के सबसे पहले ग़िज़ा की फराहमी बता दी कि ज़राअत से हमें ग़िज़ा मिलती है, नकद आवर फसलें मिलती हैं, फल और मेवा जात मिलते हैं, ज़राअत से रोज़गार मिलता है, कौमी आमदन में इजाफा होता है, मुआशी तौर पर तरक्की होती है। फिर ज़राअत की तरक्की की बात की तो उसके अंदर हमारे पास हमने कहा कि अच्छे बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो डेवलपमेंट होगी, बेहतरीन खादों का इस्तेमाल होगा तो ज़राअत तरक्की करेगा, आपाशी का निज़ाम और फसली बीमारियों से हम बचेंगे तो फिर हमारा निज़ाम बेहतर होगा। ज़राई इस्लाहात करेंगे जो उस वक्त की गई थी 1959, 1972, 1979 के अंदर, तब भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। या ज़राअत के लिए जो इक़दाम उठाएंगे, पुख्ता सड़कें बनाएंगे, तब भी डेवलपमेंट होगी। तालीमी सहूलतें प्रोवाइड करें, सेम और थूर पर काबू पाएँ, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी प्रॉब्लम के ऊपर, और मनसूबाबंदी की ज़रूरत, हमें रबी और ख़रीफ में फसलें बोने का पता हो कि इसका मौसम कब से कब तक है और किस तरह से इसकी डेवलप कर सकते हैं। साजगार मौसम का पता हो कि हमें किस वक्त मतलब ये कि मौसम के मुताबिक काश्त करनी चाहिए। ज़राई आपाशी का निज़ाम हमारा बेहतर से बेहतर हो। ज़राई बैंक हम बनाएं ताकि किसानों को आसान इक़्तिसाद के ऊपर कर्जे प्रोवाइड करें ताकि वो बेहतर से बेहतर तरीके से डेवलपमेंट करें। शहजादों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर मैं आप लोगों को ज़राई शोबे की तमाम डिटेल दे रहा था और इसको आपने कैटेगरी वाइज ही अपने मतलब ये कि जो आपके पास रफ रजिस्टर है या कोई भी चीज़ है उसके ऊपर आपने इसी तरह नोट लिखना है। पहले ज़राअत का फ़ायदा हेडिंग देनी है, सोचना है कि ज़राअत से हमें एडवांटेज क्या मिलता है। फिर उसके बाद ज़राअत की तरक्की के लिए सोच रहे हैं कि ज़राअत की तरक्की कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्लू मैंने बना के दिया आप लोगों को जिसके अंदर मैंने तीन कैटेगरीज में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग इस चीज़ की तरफ आ जाएं कि आपने करना क्या है। तीसरे नंबर पे ज़राअत के लिए कौन से कदम उठाने हैं, कौन से इक़दाम करने हैं ज़राई शोबे के लिए कि किन किन चीज़ों को आप डेवलप करेंगे जिसकी बदौलत जो है ना मतलब ये कि आपका ज़राई शोबा ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंडस्ट्रीज़, सनतें बनाऊंगा, टॉपिक नंबर 3 को आपको एक्सप्लेन करूंगा। वेट करना है और इसके अंदर जो है ना आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है, बार बार सुनना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।